हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे और उस पर एनालिसिस भी कर रहे थे, क्योंकि अब जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है वो 27 जुलाई की एग्ज़ाम डेट है। और अभी आपके पास लगभग 15 से 18 दिन अप्रैल में बचे हुए हैं, फिर मई और जून और साथ में जुलाई का भी दिन है। तो आप लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो फरवरी में पेपर हुआ था 11 फरवरी 2024 को, उसी पेपर को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सेक्शन को पूछा गया है और आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि इसके पहले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया था, क्योंकि देखिए ये लगातार जो है कि 1.5 से 2 घंटे करने से बेहतर है कि हम 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। और पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से आगे 31 पे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ मैं जो बीच बीच में आप लोगों को क्लास बताता हूँ कि कहाँ से आपको कुछ टॉपिक को कवर करना है, उसको जरूर देख लिया करिए। वो आपका रहता है कहाँ पे, हमारे YouTube चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स हो गए, तपस्या के शॉर्ट नोट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें मैंने उस पर करा रखी हैं। तो शुरू करते हैं। और जल्दी से जल्दी आप लोग भी अभी वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, चीज़ें आप लोगों की क्लियर करता हूँ। क्योंकि केवल अगर बस मेरा अगर काम ये होता है कि उस पढ़ के उत्तर बता देना, तो शायद वो तो आप भी कर लेते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजा भाई। एक तो जो पैनल है इसको चलाने में ना थोड़ा सा सीखना पड़ रहा है, तो थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि अभी मैं भी इसमें कोई मास्टर्स नहीं हुआ हूँ, या यूँ कहूँ कि पीएचडी होल्डर जैसे कहते ना। चलिए, हमारा जो प्रश्न था कल राइन नदी का हो गया था, और 31 नंबर से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो आपके सामने जो प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न क्या बना हुआ है, देखिए रुद्रमा देवी के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है दोस्तों, ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को समझ के समझना है कि भाई टॉपिक कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही कथन को चुनना है। अब रुद्रमा जी के बारे में सही कथन के बारे में बात की जा रही है। क्या रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी? फिर उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया था। तो यहां पर आप देखो कि दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन प्रश्न का नेचर क्या बन सकता है? ये प्रश्न क्या रिपीट हो सकता है 2% की रिपीट भी हो जाए, या हो सकता है ना भी रिपीट हो। लेकिन आपने एक चीज देखी कि एग्जामिनर ने क्या किया, पांड्य वंश को भी दिमाग में रखा, पूर्वी गंग वंश को भी दिमाग में रखा, और देवगिरी के जो यादव वंश थे उनको भी दिमाग में रखा है। और पेपर बनाते समय उसने काकतीय वंश को दिमाग में रखा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसने एक महिला शासिका को दिमाग में रखा है। तो ऐसी चीजों की आप थीम पकड़ के देखोगे। पहली चीज कि साउथ के जितने भी आपके छोटे छोटे साम्राज्य हैं उनको जो है कि कवर करिए, जैसे चोल को कवर करिए, चेर को कवर करिए, पांड्य को कवर करिए, पल्लव वंश को कवर करिए। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को जरूर कवर करना है आपको। साथ ही साथ जो चालुक्य वंश होते हैं, वारंगल हो गया, और महिला शासक जितने भी हुए हैं, जैसे मध्यकालीन भारत में अगर आप देखोगे तो रजिया सुल्ताना के बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस तरीके से छोटे छोटे थीम बेस्ड ये प्रश्न होते हैं कि साउथ इंडिया के जो मेजर पार्ट होते हैं उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, चोल को पढ़ लेते हैं, पल्लव को पढ़ लेते हैं, लेकिन चेर छोड़ देते हैं, पांड्य छोड़ देते हैं, चालुक्य छोड़ देते हैं, सातवाहन पढ़ लेते हैं। तो ऐसे टॉपिक जो आप छोड़ के जाते हो, वहां से जब एक प्रश्न आ जाता है तो इस तरीके का प्रश्न आता है जो किसी को हवा नहीं लगती कि क्या प्रश्न है। हालांकि दोनों ही यहां पे स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि हम केवल पेपर के आंसर को रटेंगे नहीं, बल्कि पैटर्न को भी समझेंगे। और जो मेरा अनुभव रहा है 2 से 3 बार प्रीलिम्स निकालने का यूपी पीसीएस का, आप लोगों को मैंने बताया भी है कि 29 जून को हमारा फिर से इस बार मेंस का एग्जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से मैं आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन 29 जून से जो 5 से 6 दिन में पेपर हो जाएगा, तो जो बचे हुए 15 से 20 दिन होंगे जुलाई में, उसमें मैं करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आरओ की कंप्लीट कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते दोबारा हम लोग। अच्छा, व्याख्या आप लोगों को पढ़ देता हूं कि रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चतुर्थ स्वतंत्र शासिका थी। पूर्व गणपति महादेव रुद्र प्रथम स्वतंत्र काकतीय शासक रहे हैं इससे पहले, और ये अपने साम्राज्य की रक्षा और साम्राज्य विस्तार हेतु पांड्य, गंग, सेवना शासकों को पराजित किया था। और इटली निवासी मार्को पोलो ने रुद्रमा के प्रशासनिक दक्षता की बहुत प्रशंसा की थी। किसने की थी? मार्को पोलो, इटली निवासी था। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं।
पढ़ लेते हैं प्रश्न कि पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, पूर्व में ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसमें 1960 में स्थापित किया गया था। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, ना कि इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो भारत में एक अपने आप में मील का पत्थर साबित हो चुके हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर का पार्ट है और इसलिए इसको पूछा गया। हालांकि इसकी जो नींव रखी गई थी या इसका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था 1960 में, बिल्कुल सही है। और इसी को जो है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी इन शॉर्ट जानते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, दूसरे में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 1901 से 5 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयंबटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। अब यहां से देखो, ये प्रश्न तो हिस्टोरिकल बना के पूछ लिया गया। अब ये दूसरा स्टेटमेंट जो है कि आपका सही नहीं है, क्योंकि 1901 से 5 के मध्य नहीं, बल्कि ये खोले गए थे लगभग 1905 से 1907। कब खोले गए थे, इसकी थीम क्या थी? तो थीम आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जो स्वदेशी आंदोलन हो रहा था दोस्तों, उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना करने की बात हो रही थी, विद्यालय स्थापित करने की बात हो रही थी, विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो रही थी, तो जो हमारा उग्रवादी दल था जो चाहता था कि विदेशी संस्थाओं को छोड़ दिया जाए, भारतीय संस्थाओं की स्थापना की जाए, तो ये उस पैटर्न में ये प्रश्न का आंसर होगा, न कि 1901। ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, 1905 से 7 वाले में हो जाएगा। तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो थीम समझ लीजिएगा। अभी आप देखोगे कि हमारी वर्तमान योगी जी की सरकार जो है कृषि विश्वविद्यालय पर बहुत काम कर रही है। तो जरा याद कर लेना एक चीज कि यूपी में आपके कितने कृषि विश्वविद्यालय, लगभग 6 से 7 कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और कानपुर में चंद्रशेखर के नाम से है, एक आगरा में सरदार पटेल जी के नाम से है, और एक लेटेस्ट अभी ओपन किया जा रहा है जो कि आपके कुशीनगर में है, महात्मा बुद्ध के नाम से। किसके नाम से? महात्मा बुद्ध के नाम से, कि महात्मा बुद्ध कृषि तकनीक विश्वविद्यालय करके खोला जा रहा है। तो इसका मतलब कि कृषि की थीम को आपको पकड़ के रखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। यही होता है प्रीवियस ईयर पेपर को देखने पे तरीका। आप लोग केवल प्रश्न पढ़ते हो, रटते चले जाते हो, थोड़ा सा उससे डीप एनालिसिस करिए और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान दीजिए। क्योंकि आयोग क्या है, अब नए पैटर्न की ओर चल रहा है, वो रट्टे वाले पैटर्न की ओर नहीं है। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर 24-2000 पीसीएस देख लो या फिर समीक्षा अधिकारी का ये पेपर देख सकते हो। आ जाइए व्याख्या पे। देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर 1960 को की गई थी। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में स्थित था। वहीं लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से वर्ष 1905 से 7 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर यानी बिहार में जो है, नागपुर, कोयंबटूर, लायलपुर जो पाकिस्तान में वर्तमान में, 6 कृषि विश्वविद्यालय खोले गए थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लॉर्ड कर्जन कोई खुशी खुशी थोड़े खोल रहा था, कृषि पे कोई उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ा था, बल्कि राष्ट्रवादी जो आंदोलन हो रहे थे, स्वदेशी आंदोलन, उसके दबाव की वजह से उसे ओपन करने पड़े। चलिए, अब यहां पे एक और जानकारी दी हुई है कि वर्तमान में 3 जो है कि कृषि विश्वविद्यालय कैसे हैं। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में दिए हुए हैं। ये वर्तमान में 3 कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बताई गई, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश की याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आ जाते हैं जनजातियों से संबंधित, जरा हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा अब सही है, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, और आज हम लोग पूरा पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट में ही क्लास होंगी, कल हालांकि थोड़ा स्लो था, आज हम चीजों को कवर करेंगे अच्छे से भी। चलिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित वार्तालाप लिखी गई है? इसकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, आप लोग भी नोट कर लो, बहुत आसान है और इजीली याद हो सकती है। यहां पे देखो, दिख रहा है अत्रि, मेमी, बस कोई भी ऐसी बना लो अपने मन से। अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय, मी से मिजोरम। तो ये 4 राज्य आते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे शेड्यूल पर फोकस करिए मेरे दोस्त। किस पे फोकस करना है? शेड्यूल पर। ध्यान से समझना कि जो 5th शेड्यूल होता है और जो 6th शेड्यूल होता है, इसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6th शेड्यूल। देखो, 5th शेड्यूल की बात करेंगे तो दोनों ही क्षेत्रों में जनजातियों का ही कल्याण किया जाता है, चाहे वो आपकी 5th शेड्यूल हो चाहे वो 6th शेड्यूल हो। लेकिन फर्क क्या आता है? 5th शेड्यूल में एक वर्ड लिखा जाता है शेड्यूल एरिया।
ठीक है, क्या लिख दिया जाता है इसको, शेड्यूल एरिया या फिर अनुसूचित क्षेत्र। मैं इन शॉर्ट लिख देता हूं अनुसूचित क्षेत्र। अब व्याख्या क्या लिखी होती है कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले जनजातियों का कल्याण करना, ये होता है। 6 शेड्यूल में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ट्राइबल एरिया कहा जाता है। अगर आप एरिया शब्द पे काम करोगे तो 6 शेड्यूल में आपको जनजातीय क्षेत्र मिलेगा, क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र में भी जनजातियों का ही कल्याण करना है, और 5 वाले में भी अनुसूचित क्षेत्र में भी जनजातियों का कल्याण करना है। अब यहां प्रश्न देखोगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, जनजातीय क्षेत्र, इंग्लिश में क्या लिखा है दोस्त, ट्राइबल एरिया। इट मींस कि क्या हो गया, ये 6 शेड्यूल हो गई, और 6 शेड्यूल के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। दैट्स फाइनल। और इसी 6 शेड्यूल के अंतर्गत आपको एडीसी देखने को मिलती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि ज्यादा पावरफुल होती है अपेक्षाकृत 5 शेड्यूल में दिए गए एक काउंसिल को देखकर। चलो यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है, अभी व्याख्या जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। बस एक लाइन ये जानने लायक है जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि यहां पे लिख रहा है, राज्य के राज्य क्षेत्र को अगर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने से संबंधित जो प्रावधान होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं कि किसी भी क्षेत्र को हम शेड्यूल एरिया घोषित कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका जो प्रावधान होता है वो राष्ट्रपति से संबंधित होता है, न कि राज्यपाल से। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऊपर है यहां पर। चलो अब यहां पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 34, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में उस दौरान पढ़ाया था, और ये आपका क्या स्पोर्ट्स के प्रश्न है। अच्छा, एक गलती आप लोग हमेशा करते हो, स्पोर्ट्स में क्या करते हो, हमारे भारत में सबसे ज्यादा फेवरेट खेल कौन सा है मेरे दोस्त, क्रिकेट है। हमारा जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेट करता है, वो भी क्रिकेट देखता है, उसके घर में बच्चे भी क्रिकेट देखते हैं, लेकिन वो जानता है कि हमारी इंडियन यूथ क्रिकेट देख के आएगी। प्रश्न पूछता है वो अलग अलग चीजों से, ओलंपिक से पूछेगा, पैरालंपिक से पूछेगा, एथलीट से पूछेगा, कुश्ती से पूछ लेगा, हॉकी से पूछ लेगा। तो क्रिकेट पे जितना आप फोकस करते हो ना कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो गई, या T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप हो गया, या फिर आईपीएल मैच हो गया, इनको छोड़ दो, ये उसे ही पता है कि आपको रटा हुआ है। आपको ऐसे प्रश्नों से प्रश्न पूछेगा। क्या कह रहा है कि हांगकांग एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या, इसका क्रम मिलाना है, हाँ सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है। तो अगर आप देखोगे चाइना को सबसे अधिक पदक मिले थे, लगभग कितने, मैं यहीं पे लिख देता हूं इसका, चाइना को मिले थे लगभग 383 पदक मिले थे, ठीक है। और अगर आप जापान को देखोगे तो जापान को मिले हैं 188 पदक। अगर आप इसमें भारत को, दक्षिण कोरिया को देखोगे तो इस मतलब कोरिया गणराज्य को, तो इसको मिले हैं 190, और भारत को मिले हैं दोस्तों 107। हालांकि ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है एशियाई खेलों में भारत का। अब दिमाग में ध्यान रखो कि एशियाई खेल नेक्स्ट वाला कहां होने वाला है 2025 का, इसे आप लोग याद रखो कि ये कहां पर होने वाला है, ये लोकेशन वगैरह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ये 19वें एशियाई खेल 2023 थे जिसके पदक के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप लोगों को इस तरीके से पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 35 पर देख लेते हैं। अब यहां पर देखो ये बेसिक प्रश्न है साइंस का, अक्सर जो है कि समीक्षा अधिकारी हो चाहे पीसीएस प्रश्न हो, यूपी पीसीएस का, इसके प्रश्न सामान्यतः बेसिक ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये क्या पूछ रहा है आपसे, बहुत रटा हुआ प्रश्न, कि एक तरफ लिस्ट में विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ लिस्ट में इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है, विटामिन सी जो खट्टे फलों में प्राप्त होता है, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, मौसमी हो गया, ऐसे फलों को अगर आप खाओगे तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बेस्ट होगा। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे कि स्कर्वी एक मसूड़े का रोग होता है, किसका रोग होता है, मसूड़ों में रोग होता है। जैसे आपके जो दांतों के जो मसूड़े होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं और ब्लड आने लगता है, स्मेल भी आने लगती है। हालांकि पायरिया रोग अलग होता है, लेकिन स्कर्वी भी उससे संबंधित होता है, मसूड़ों से, तो ये इसका सही हो जाएगा। फिर अगर आप देखोगे कि विटामिन ए की अगर मैं बात करूं, जो कि विटामिन ए सामान्यतः आपको फलों में मिलते हैं और मांसाहारी भोजनों में भी मिलते हैं, तो विटामिन ए से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका रतौंधी रोग, जो देखने की कमी होती है, जैसे चश्मा चढ़ जाता है तो रतौंधी रोग हो रहा होता है। फिर विटामिन बी1 से अगर आप देखोगे तो ये बेरी बेरी रोग होता है। और फॉलिक एसिड से आपको एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त अल्पता, जो सामान्यतः किसके अंतर्गत पाई जाती है, महिलाओं में ज्यादातर एनीमिया पाई जाती है, और महिलाओं में स्पेशली आयरन की कमी होती है दोस्तों, आयरन की
कमी होती है। और आयरन को बढ़ाने के लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, चाहे आप पत्ता गोभी खा सकते हो, पालक को खा सकते हो, पुदीना धनिए का प्रयोग कर सकते हो। ऐसी सब्जियों को खाने से आप में आयरन की वृद्धि होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है या जब प्रेगनेंसी जो है कि उसकी डिलीवरी होती है, तो सबसे ज्यादा डॉक्टर उसको आयरन की गोली प्रेस्क्राइब करते हैं कि उसके शरीर में आयरन की कमी ना होने पाए। ठीक है, तो एनीमिया, और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए प्लान चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? सिकल सेल एनीमिया के लिए, जिसकी शुरुआत शहडोल जिले से की गई है। कहां से की गई है? शहडोल जिले, जो कहां पे दोस्तों? एमपी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूरा समझ में आ गया? चलो, तो विटामिन के रोग देखो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनको जरा एक बार याद कर लेना। यही देखिए वो दिया ना, स्कर्वी, मसूड़े में सूजन, ये सारी चीजें हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम 36 नंबर पे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपी स्पेशल का प्रश्न है मेरे दोस्त। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है, प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो यहां पर देखोगे कि भैया पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है, क्या वो 6 से 11 वर्ष है? बिल्कुल। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, या आप अगर प्राइमरी में इस समय आपके घर से कोई पढ़ रहा होगा, या आपके घर में कोई टीचर होगा प्राइमरी एजुकेशन, जैसे कि मैं हूं प्राइमरी एजुकेशन का टीचर, तो ये प्रश्न बहुत आसान था। क्या था? हमारे यहाँ आर्टिकल नंबर 21A के तहत संवैधानिक अधिकार दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो क्लास 1 से लेकर 8 तक होगी। लेकिन जब आप प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाते हो, तो क्लास 1 में एडमिशन होता है जब वो 6 साल का होता है, और क्लास 5 जब वो पास आउट कर रहा होता है तो 5 साल का हो जाता है। यहाँ प्राथमिक शिक्षा दी गई है। अगर यहाँ पे दे देता उच्च प्राथमिक शिक्षा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, क्योंकि उच्च प्राथमिक शिक्षा का मतलब हो गया कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक की पूरी पढ़ाई करेगा, जिसमें उसकी एज 6 से 14 वर्ष हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट तो भाई सही है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट की बात की जाए, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कि आयु 3 से 5 वर्ष ही अगर होती, तो भैया 5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष क्या करेगा? वो 1 साल गैप करेगा? नहीं। जैसे आजकल आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं प्राइमरी स्कूलों में, तो वहां पे बच्चों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, प्ले ग्राउंड की तरह, प्ले ग्रुप की तरह भेजा जाता है, कि बच्चे जाए वहां पे स्कूल के विद्यालय से परिचित हों, टीचरों से परिचित हों, थोड़ा एक दूसरे दोस्तों को बनाए, कुछ खेल कूद के सामान खेलें। तो भाई इसकी उम्र कम से कम 3 से 6 लिखता, तो डाउट आना चाहिए था दिमाग में कि यार 3 से 6 होगा कि नहीं। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात थी कि जब हम यहां पढ़ रहे हैं 6 से 11, तो यहां 5 से 6, और 5 से 6 के बीच में ये कहां पे गैप जाएगा 1 साल का? उसे मेंटेन करना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हालांकि पहले स्टेटमेंट का जो सही उत्तर है वो 4 से 6 है। जब 4 वर्ष का हो जाता है बच्चा, स्कूल में आता है, प्री प्राइमरी में, आंगनवाड़ी में आता है, वहां बच्चा खेलता है, बढ़ता है, खाना खाता है, सब चीजें, फिर 6 वर्ष का होने के बाद वो कक्षा 1 में एडमिशन ले लेता है उसी प्राइमरी स्कूल में। जितने भी टीचर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत अच्छे समझ चुके होंगे इस बात को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए, व्याख्या की कोई खास जरूरत है नहीं, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक लाइन दी हुई है इसमें जो जरूरी है, कि जो नई शिक्षा नीति लाई गई है दोस्तों 2020, उसमें अब जो पाठ्यक्रम रहेगा वो कितना है? 5+3+3+4 का है। अर्थात 5 साल पढ़ोगे, फिर 3 साल में क्लास 8 करोगे, फिर 3 साल में क्लास 11 करोगे, फिर 4 ईयर का डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरीके का ये दिया हुआ है। आगे प्रश्न को देखते हैं। काल क्रमानुसार यहां पर लिखना है। महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक में व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं। अब यहां पर अगर आपको पता नहीं है तो फैक्ट याद करना होगा। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ये 2 दे दिया। फिर और आगे देखते हैं। फिर यहां पे लिख रहा है कि कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम मतलब एनसीडीसी की स्थापना कब की गई थी। तो अब यहां पर ये जो प्रश्न पूछा गया, ये एक तरीके से मतलब कि इंडस्ट्री का प्रश्न समझ लो या कोयले का प्रश्न समझ लो। ये एक आध प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो सामान्यतः बच्चों को याद नहीं होते हैं, पता नहीं होता है, तो या तो उस प्रश्न को कर सकते हैं या तो फिर छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम डायरेक्ट इसके आंसर को देखते हुए व्याख्या को देखें, तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स सोमेनियर हिटली के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में की गई।
कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में संपन्न हुआ, पहले 1972 में, फिर 1973 में, और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी। वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी हो चुकी है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा एक दो जानकारी और कवर कर लेना। देखो यहां लिखा भी है महारत्न कंपनी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं हम लोग। चलो 1 मिनट जरा पानी पी लो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। क्या कह रहा है? विश्वतीय बायोम सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। बिल्कुल सही है। विश्वतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। दोनों ही बातें सही है। समझा देता हूं थोड़ा सा, नहीं तो कहोगे सर हमें समझ में नहीं आया। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पे मैंने एक तपस्या नोट्स के नाम से सीरीज चलाई है, जिसमें मैंने एनवायरमेंट कंप्लीट किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट किया, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया, इकोनॉमी के 10-12 लेक्चर कराए हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैंने उसको समझाया है। उसमें ये चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने डील किया है। देखो विश्वतीय बायोम का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझो। जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र होता है, या 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास का, जिसे हम कह सकते हैं साउथ और नॉर्थ में भी जो है कि हम इसके बीच का ये जो जोन होता है दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें सबसे ज्यादा चमकती हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। और जब टेम्परेचर अधिक होता है और यहाँ पे जो बड़ा विस्तार देखने को मिलता है प्रशांत महासागर का, अटलांटिक महासागर का या हिंद महासागर का, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता का भी निर्माण होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। और जहाँ पे वर्षा अधिक होती है दोस्तों, वहाँ पेड़ पौधों का विकास पर्याप्त मात्रा में होता है। पेड़ पौधों का अगर विकास होगा, इसका मतलब है कि वहां पे जैव भार, जैव भार का मतलब क्या होता है, जैविक भार। हम अपने शरीर की बात करें तो हमारा वजन अगर 40 किलो है, 50 किलो है, 70 किलो, 80 किलो है, तो ये हमारे शरीर का जैव भार हो गया। इसी तरीके से एक पेड़ में कितना जो है कि उत्पादन हो रहा है, कितना जो है कि उसमें वजन है, वो उसका जैव भार होता है। तो यहां पर आप देखोगे दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि विश्वतीय बायोम सबसे घना होता है। बिल्कुल प्रमाण के तौर पे अगर आप देखोगे तो अमेजन का वन जरा याद कर लो जरा मेरे दोस्त। अमेजन के वन में ऐसा माना जाता है कि आज भी एनाकोंडा के प्रमाण है। सबसे घना जंगल है ये, और 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में विस्तारित है दक्षिणी अमेरिका में। सबसे घना होता है और सर्वाधिक जैवभार भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे भी यहाँ पे सबसे अधिक है। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर वर्ष भर वर्षा होती है, उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है। इसका मतलब दोनों ही कथन सही भी है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलो चल जा भाई, कभी कभी तो ये चलता ही नहीं है। अब यहां पर देखो स्टेटमेंट का उत्तर क्या माना इसने, इसने माना है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, जो चीजें मैंने बताई। देखो विश्वतीय बायोम का विस्तार विश्वत रेखा के दोनों तरफ 5 से 10 डिग्री अक्षांश ले रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ भी जाओगे और 10 डिग्री साउथ भी जाओगे तो 10 डिग्री तक होता है 0 से लेकर। यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है, आर्द्रता भी अधिक होती है, भारी वर्षा भी होती है, सदाबहार वन भी होते हैं, सघनता, जैव भार, जैव विविधता सब कुछ सर्वाधिक होती है, और पृथ्वी के आधे से अधिक जंतुओं का और प्रजातियों का विकास भी यहीं पर होता है। क्योंकि जहां पर पेड़ पौधे सबसे अधिक होंगे वहीं तो शाकाहारी जीव जंतु ज्यादा होंगे, और जहां शाकाहारी जीव जंतु ज्यादा होंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। और इसीलिए जहां पेड़ पौधों का विकास ज्यादा हो रहा है वहीं जंतुओं की प्रजातियां भी होंगी। इसीलिए एक वर्ड अगर और यहां पे लिख देता कि क्या यहां की जैव विविधता सर्वाधिक होगी, बिल्कुल सर जैव विविधता सर्वाधिक होगी। भारत में 4 ऐसे जगह हैं जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है। एक आपका होता है पश्चिमी घाट, जो कि पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरा आपका हिमालय क्षेत्र है, जहां पर सबसे अधिक जो है कि क्या मिलती है, स्पीसीज मिलती है, जैव विविधता मिलती है। बाकी 2 आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में पूछा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुए थे। दूसरा, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। हम लोगों ने तो जनरली जो है कि आनंद मठ पढ़ा है, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ आनंद मठ आनंद मठ, बाकी कुछ पढ़ते ही नहीं है। तो ये हमारी गलती है कि भाई जो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट होती है उसके दो चार महत्वपूर्ण पढ़ लिया करिए। जैसे गीतांजलि आपने पढ़ लिया टैगोर जी का, लेकिन क्या और भी कोई पढ़ा? लाइफ डिवाइन आपने पढ़ी है, सावित्री पढ़ी है, किसकी है? तो अरविंदो की सावित्री। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे करके। तो यहां पर आप देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि जी हाँ, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। जब उन्होंने मुख्य रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया एक तरीके से, तब उन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। आइए आपको पढ़ा भी देता हूं इसकी व्याख्या कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, कवि, लेखक, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। दुर्गेश नंदिनी इनकी प्रथम रचना थी। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों, और ये मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को याद भी होगी। जैसे आनंद मठ याद है, वैसे ही दुर्गेश नंदिनी भी याद होगी। लेकिन सीताराम याद रख लो, इनका अंतिम उपन्यास है। और आनंद मठ उपन्यास में तो इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र भी किया है। अब जरा मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखो, मैं जो प्रश्न पूछता हूं उसका रिप्लाई जब आप करोगे तो आप ही को याद होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। सन्यासी विद्रोह जो है कि कब हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 40, जो यहाँ पे काल क्रमानुसार लगाने को फिर से आ रहा है। क्रोनोलॉजी से संबंधित प्रश्न आप देखोगे कि यूपी पीसीएस में भी खूब पूछा गया इस बार। यानी एग्जामिनर कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके पैटर्न को क्या कर रहा है, फैक्ट को खूब रटने की प्रक्रिया पे ला रहा है, लेकिन उसे अप्लाई करने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ भैया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में था, इस समय भी इंदिरा गांधी जी थी, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। आरआरबी एक्ट बनाया गया था और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्रोनोलॉजी बिल्कुल सेट है। तो एक हाँ, थोड़ी सी ये चीज थोड़ा सा ठीक कर लेना। मैंने बताया सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे ईयर का थोड़ा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण देखिए 1969 में हुआ था, जिस समय हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, शुरू हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। इस पे जरा कमेटी बता दीजिएगा कौन सी कमेटी है, नरसिम्हन है या नरीमन समिति है? कमेंट करके बता देना, मैंने हिंट दे दिया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980 में हुआ था, जिस समय छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 पे हुई थी, और इसकी स्थापना शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। एक प्रश्न मैं इसी से संबंधित आपसे पूछता हूं कि सेबी की स्थापना दोस्तों किसकी सिफारिश पे की गई थी? और सेबी की स्थापना 1988 में तो हुई थी, लेकिन इसको सांविधिक दर्जा कब दिया गया था, ये बताना है। देखो, जो चीज मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं ये समझ लो वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में आया हुआ है, बस पढ़ाते समय दिमाग में क्लिक कर जाता है, तो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो ऐसे प्रश्नों को इग्नोर मत किया करो, अगर नहीं आ रहा तो गूगल करो, नेट पे देखो और उस उत्तर को याद करो, ठीक है। बैंक के लेन देन में पिन का एक अभिप्राय होता है। एक तो आपका होता है पिन कोड, अगर आप देखोगे एक होता है पिन कोड, लेकिन यहाँ पे बैंक का लेन देन की बात कर रहा है, यानी कि जो एटीएम में पिन कोड यूज किया जाता है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपका पिन कोड। लेकिन अगर आपसे पूछता कि ये जो जिप कोड भी इसे कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल लेवल पर जिप कोड कह देते हैं पोस्टल वाले के लिए, तो ये हो जाता पोस्टल इंडेक्स नंबर। लेकिन प्रश्न में ऑलरेडी बैंक वर्ड यूज कर दिया गया है, तो बैंक का मतलब हो गया जो आईडी, मतलब जो हम पिन यूज करते हैं, तो बैंक के लेन देन में जो करते हैं वो होता है पोस्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है? हालांकि ये आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि आयोग ने जब प्रश्न मतलब बनाया 2023 आरओ के हिसाब से, तो उस समय जो है कि एससीओ के द्वारा बनारस को पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था। और यहाँ पे जितने भी
ये ग्रुप दिए गए ना, इनके बारे में जरा दो दो तीन तीन लाइन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे रहा है तो वो बताना चाह रहा है कि मैं इन्हीं ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, नहीं तो विश्व में तो हजारों ऑर्गेनाइजेशन है, इन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एससीओ में भारत और पाकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में 2017 में शामिल हुए। भारत ने 2023 में वसुधैव कुटुंबकम की थीम के माध्यम से G20 की अध्यक्षता की है। आसियान की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है। और यूनेस्को की स्थापना और यूनेस्को के द्वारा वर्तमान में जो 43वीं विश्व धरोहर घोषित की गई थी चराई देव मैदान के नाम से, जो चराई देव जो आसाम में पाई जाती है, यहां पे मोइदम्स, ठीक है, जो कि आत्माओं का घर कहा जाता था, ये चीजें। तो दो दो तीन तीन लाइनें थोड़ा लेटेस्ट की न्यूज को ट्रेंड करके चेक कर लिया करो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 43। कहां गया, ये रहा। देखिए, भारत में लवणीय मृदा फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। दोनों ही बातें सही है दोनों, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं। थोड़ा सा समझा देता हूं, नहीं तो कहोगे सर समझाया ही नहीं आपने और फिर हमको कैसे समझ में आएगा। पहली बात, लवणीय मृदा की बात कर रहा है दोस्तों। लवणीय मृदा मतलब लवण, लवण का मतलब हो गया NaCl यानी नमक की उपस्थिति होना। कैसे होता है मैं बता देता हूं। सामान्यतः ये मृदा आपको मिलेगी शुष्क या फिर अर्ध शुष्क वाले क्षेत्रों में। शुष्क और अर्ध शुष्क का मतलब हो गया दोस्तों, जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? वर्षा की अपेक्षा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा वर्षा की अपेक्षा, इट मींस वहां पे सूर्य का प्रकाश तो पड़ेगा बहुत, लेकिन वर्षा नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, ऐसे क्षेत्र। इवन कि गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है, जो अरावली के नीचे है, समानांतर निकल जाती है अरब सागर की शाखा, जहां पे बारिश नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जहां पे वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्रों में लवणीय मृदा का विकास होता है। और जो मिट्टी की फसलों के लिए, मतलब जो ये मिट्टी होती है फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा एक स्टेटमेंट यहां पे दे रहा है, जल निकासी भी खराब होती है। बिल्कुल, जैसे इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक मृदा भी कह सकते हैं, या जल भराव वाला जो क्षेत्र होता है, जहां पे जल भरा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दलदल, आप जिसे कहते हो दलदल कहते हो ना, तो ये भी जो है कि क्षेत्र ऐसा होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल ज्यादा दे दी है ताकि आप लोग और समझ लो। जैसे भारत में लवणीय मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है तथा इसमें वनस्पति का भी अभाव पाया था। भैया जब कृषि नहीं हो रही तो वनस्पति कहां से आएगी? लवणीय मृदा का विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु तथा खराब जल निकासी और जल आक्रांत क्षेत्र, यानी जल से भरे हुए क्षेत्र, जिसको हम दलदली क्षेत्र कहते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं, इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की अधिकता होती है। ध्यान देना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि ऐसी मृदा में इन चारों घटकों की अधिकता पाई जाती है। जिप्सम तथा पाइराइट का प्रयोग करके हम लवणीय मिट्टी को कृषि योग्य बना सकते हैं। लवणीय मृदा का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और सुंदरबन के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के अतिरिक्त सिंचाई वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं। और यहाँ की मृदा को हम रे, ऊसर और कल्लर भी कहते हैं। तो यहाँ की मृदा को हम रे, ऊसर और कल्लर भी कह देते हैं। तो समझ में आ गई बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताना चाहा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क सादत खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। सादत खां के बारे में पूछ रहा है। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था, बिल्कुल। लेकिन इसका प्रश्न अगर बुरहान उल मुल्क के नाम से आ गया तो भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि जनरली हर किताब में हम लोगों ने सादत खां के नाम से ही पढ़ा है। तो बुरहान उल मुल्क इसका पूरा नाम है, याद रखना। पहला स्टेटमेंट सही है। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, बिल्कुल। सैयद वंश के बारे में मैंने अभी कल की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या आप लोगों को बता दूं, नहीं तो कहोगे सर चीजें नहीं बताई।
अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क था। मुगल दरबार के ईरानी सिया गुट का सक्रिय सदस्य भी रह चुका था। ये नवगठित स्वतंत्र राज्य की राजधानी इसने फैजाबाद रखी थी, जो वर्तमान में अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र आता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ इसने षड्यंत्र की शुरुआत भी की थी और इस षड्यंत्र में सादत खां ने सम्राट का साथ दिया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय उसने शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया था। यह वही नादिर शाह का आक्रमण था जो 1739 में किया गया था और कोहिनूर हीरे को ले गया था अपने साथ, जो है कि 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी इसने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए सादत खान ने। और उसका उत्तराधिकारी जो उसका भतीजा और दामाद कहलाता था सफदरगंज, ये अवध का नवाब बना। और कल ही मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि जिस तरीके से सैयद बंधुओं का कार्यकाल पूछा गया था, उसी तरीके से मैंने आपको कहा भी था कि अवध के शासकों का या नवाबों का भी आपको कार्यकाल याद करना। तो यही इसका उत्तर देखो मिल रहा है कि सादत खां के बाद कौन आता है, सफदरगंज। तो ये सब चीजें आती हैं यार। अगर आप लोग पीवाईक्यूज को कर रहे हो और थीम नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर आपकी कमी है, फिर आपके पढ़ने का तरीका ठीक नहीं है। फिर जो लोग कहते हैं ना पीवाईक्यूज का यूज कैसे होता है, तो ऐसे होता है जैसे मैं बता रहा हूं कल की क्लास से। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। देखो अब यहां पर ये जो प्रश्न है ना, रबी की खेती सामान्यतः कब होती है, शीत ऋतु में होती है, जिसको अक्टूबर के आसपास बोया जाता है और अप्रैल में जो है कि काट लिया जाता है। लेकिन शीत ऋतु का जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जीरो मतलब कर्क रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में ज्यादा होता है, जैसे पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, एमपी, गुजरात और हरियाणा वगैरह इन क्षेत्रों में। तो कह भी रहा है कि जो रबी की फसलें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है। तो ठीक है, हम सही मान लेते हैं, क्योंकि ये केवल 2 राज्यों में नहीं कह रहा है, इन जैसे उत्तर पश्चिमी राज्य कह रहा है। अगर ये कहता है कि केवल पंजाब और हरियाणा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा यूपी कहां छोड़ दिया, उत्तराखंड क्यों छोड़ दिया। लेकिन ऐसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में कह रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने एक टर्म्स पढ़ी होगी पश्चिमी विक्षोभ, जो शीत ऋतु में वर्षा कराती है, जिसकी वजह से शीत ऋतु में ठंडी बढ़ जाती है, वो वर्षा रबी की फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, गेहूं, सरसों, जौ, चना जैसी फसलों के लिए। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है और इसी वर्षा को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह प्रश्न 2022 में भी बना हुआ है यूपी पीसीएस में, जिसमें पूछा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ की जो दिशा होती है दोस्तों, वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। क्योंकि सामान्यतः अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि आपका भारत देश यहां पर है, आप वीडियो जो देख रहे होगे तो यहां पर भारत देश है, इधर आपका ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अरब होते हुए कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर में जो चक्रवाती तूफान उठता है, यहां से हवाओं के द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर डायरेक्शन फॉलो की जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्दियों में वर्षा होती है, ठंडी बढ़ जाती है, शीतलहर का प्रभाव बढ़ जाता है और गेहूं, चना जैसी फसलों को एक बढ़िया जो है कि खाद मिल जाती है, एक बढ़िया पानी मिल जाता है, जिससे उत्पादकता इसकी बढ़ जाती है। चलो समझ में आ गया। तो यहां पे जो अच्छा ये देखो यहां पे एक छोटी सी चीज यहां पर कर रहा है, सी ऑप्शन देखो यहां पे असत्य कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि ये देखो एक ये छोटा सा वर्ड गलत कर गया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों में होने वाली पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों, नहीं ठीक है, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक है। पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं, बल्कि मेरे दोस्त वो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं। वो कौन से चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका विकास होता है आपके 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के आसपास, जबकि उष्ण कटिबंधों का तो 0 से लेकर 23 डिग्री के आसपास जो है कि विकास होता है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं होंगे, शीतोष्ण चक्रवात होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। रूस में कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पूछा जा रहा है यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क
इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखो जो कुजबास क्षेत्र है, एक होता है कुजनेट्स क्षेत्र, एक होता है कुजबास क्षेत्र होता है, इस तरीके से रूर प्रदेश हो गए। ये जो क्षेत्रीय जो की विशेषताएं होती हैं ये पूछा जाता है और आप लोग को याद होना चाहिए कि ये कैसे पूछ रहा है ये प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इसकी व्याख्या देखोगे कि क्या कह रहा है, रूस का कुजबास क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क के लिए समृद्ध है और यहाँ पे नोवोसिबिर्स्क जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ये रूस में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है और इसका भंडार मुख्य रूप से कुजनेट्स बेसिन, साइबेरिया, यूराल क्षेत्र, मॉस्को बेसिन, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ यहाँ पे लोहा और मैग्नीज के बॉक्साइट भंडार भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करते हैं, इसमें कथन कारक के बारे में बात करते हैं। देखो लिख रहा है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया था। बिल्कुल सही बात है, जिसमें आपके विनोबा भावे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये प्रश्न कई बार पूछ लेता है। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। क्या कुछ ऐसा उद्देश्य था? तो नहीं मेरे दोस्त, ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ब्रिटिश के, वो कहते ना कि एक इतने बड़े साम्राज्य को आप हिलाने के लिए एक सुई या एक झाड़ू की सीख से नहीं हिला सकते। तो छोटे से सत्याग्रह को इसलिए सीमित रखा गया कि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं है। ठेस पहुंचाने के लिए तो भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया गया 1942 का, तो ये बात गलत है। पहला जरूर सही है, क्योंकि पहले में अगर आप देखोगे तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहले तो विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे आपके सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो यहां पर आप व्याख्या भी देख सकते हो कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। इस सत्याग्रह को सीमित रखने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर रही थी और अभिव्यक्ति एवं प्रेस की आजादी के साथ साथ सभा और संगठन करने का अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। देश भर के मजदूरों को उनके प्रकार से परेशान, अनेक प्रकार से परेशान किया जाता, गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा था और जाहिर था कि कांग्रेस द्वारा जन संघर्ष छेड़ने का फैसला करते ही उसे कुचल दिया जाता। और यहाँ पे देखो, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो मैंने आपको बताए हैं इनका नाम नोट कर लेना, ब्रह्मदत्त, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बना हुआ है पीवाईक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं हम लोग, विपिन चंद्र पाल जी के बारे में। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? वे ब्रह्म समाजी नेता थे और समाज सुधारक थे, तो आप कह सकते हो बिल्कुल सही बात है। दूसरा, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित की थी। अब यहां पर देखो, न्यू इंडिया में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर ये कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया तो एनी बेसेंट की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, न्यू इंडिया विपिन चंद्र की कब से हो गई? तो ये भी इनकी थी, ठीक है। तो याद रख लेना कि इन्हीं की थी, मतलब दोनों लोगों की थी, ऐसा थोड़े कि एक लोगों ने कर दिया दूसरा नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। विपिन चंद्र पाल जो कि सामान्यतः उग्रवादी दल के थे, जो लाल बाल पाल का ग्रुप था, ब्रह्म समाजी नेता और समाज सुधारक भी थे। साथ ही साथ इन्होंने ब्रह्म समाज के झंडे के तले विरोध करने के लिए प्रेरित किया, सामाजिक बुराइयों का, जाति प्रथा के खिलाफ थे। 1892 में इन्होंने न्यू इंडिया नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि यह पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा भी निकाली गई थी। तो ये बिल्कुल सोच के आप गलत मत कर देना, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि आपको लगता है सर ये तो एनी बेसेंट की थी या फिर यंग इंडिया किसी और की थी, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और पत्रिकाओं में आप देखोगे परिदर्शक है, बंगाल पब्लिक ओपिनियन है, लाहौर ट्रिब्यून है, स्वराज है, बंगाली है, तो ये सब भी है। अगला प्रश्न 49। चलो ये प्रश्न भी देखो, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो घटना चक्र का शॉर्ट नोट्स है या फिर जो मैंने क्लास कराई है उसके लास्ट के तीसरे पेज पर ये पूरी एक लिस्टिंग दी हुई थी ऑयल रिफाइनरीज की, वहीं से प्रश्न आ गया, वहीं से ये प्रश्न आ गया है। देखो अगर आप मिलान करोगे, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है और स्टेट है। बरौनी की बात कर लीजिए, बोगाईगांव की बात करिए, बीना की, कोयली की, तो बताइए जल्दी जल्दी। बीना आपको पता है कहाँ पे है? एमपी में है। कोयली कहाँ पे है? गुजरात में है। और बरौनी आपके बिहार में है। बोगाईगांव कहाँ पे है? असम में है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर दिया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बरौनी बिहार, बोगाईगांव असम, बीना मध्य प्रदेश, कोयली गुजरात। और अगर इसी तरीके से एक प्रश्न आ जाए कि बोगाईगांव की जगह कहलगांव पूछ लिया जाए ऑयल रिफाइनरीज, तो ये आपका बिहार में हो जाएगा कहलगांव वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 मैथ है, जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि थोड़े मैथ वगैरह की आप प्रैक्टिस किया करिए, और मैं तो कराऊंगा नहीं। देखो
फिर अगला एक प्रश्न करंट अफेयर्स की योजना पे, नंदनी कृषक समृद्धि योजना जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से चलाई जा रही है, जो हमारी स्वदेशी नस्ल की जो गाय होती थी, देसी गाय, उनके संरक्षण के लिए है। तो यहां पर आप देखोगे कीवर्ड्स, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गाय ही सम्मिलित है। ऐसे प्रश्न अक्सर यूपीएससी भी जो है कि पूछता है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, ऐसे रेडिकल वर्ड को ध्यान में रख के गलत कर दिया जाता है, क्योंकि 99% ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। लेकिन यहाँ पे सही हो जाएगा कि हाँ भाई, इसमें 4 प्रकार की प्रजातियां आती हैं, साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी, इन्हीं प्रजाति की दुधारू गायों को सम्मिलित किया गया। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, इसकी बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्या 1 वर्ष का अनुभव नहीं चाहिए सर? तो नहीं जी, इसमें आप आओगे तो पढ़ोगे कि नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गौवंशी पशुओं में नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नंदनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई। किस मिशन के तहत चलाई जा रही है? नंद बाबा दुग्ध मिशन, जिसमें प्रदेश में 25 दुधारू गायों और 35 इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी प्रजाति की गायों के सम्मिलित की गई है। लाभार्थी कम से कम स्थानीय निवासी भी होना चाहिए। गोपालन या महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 52 फिर से आपके लिए एक प्रश्न आया हुआ है जो रीजनिंग से संबंधित है। 53 पर हम बात करेंगे। यहां पर देखो, मैं यही चीज तो आपको पहले पार्ट में मैंने समझाया था कि ये थीम होती है यूपीपीसीएस की, आपसे कुछ क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और आप उसे इग्नोर करते हो। फिर से देखो, मुगल शासकों का कार्य जो कालक्रमानुसार होता है, मैंने कल ही कहा था कि औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी हैं 10-12 शासक, उनका क्रोनोलॉजी याद करो। देख लो, आपके सामने प्रश्न फिर से पूछ लिया गया है। फर्रुख सियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो जो बहादुर शाह जफर था, जो 1707 से लेकर 12 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद जहांदार शाह आता है, जो 1712 से लेकर कब तक बैठता है? 13 तक बैठता है। फिर फर्रुखशियर आता है, जो 1713 से लेकर 19 तक बैठता है। और उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आता है, जो 1719 से लेकर 48 तक बैठता है। ये प्रश्न देखो, एक ही पेपर में 2 क्रोनोलॉजी पूछ ली गई। यूपीपीसीएस ने भी लक्ष्मण सेन परिवार से पूछा, पिछले भी पेपरों में आता रहा है। तो याद रख लो, ऐसे थीम को पूछा जाता है। मैंने कई बार कहा, बंगाल याद करना, अवध याद करना, औरंगजेब के बाद के याद कर लो, कुछ ऐसे शासक याद कर लो, थोड़ा बहुत जौनपुर के सरकी वंश के बारे में याद करो, ये सब थीम आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। चलो अगला प्रश्न है आपका 54 यहां पे, मर्चेंटाइज टर्नओवर, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और ये सकल विनियोजित पूंजी, इसका मिलान करने के लिए हम लोग डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इतना ये देखो, ये तो मतलब एक ऐसा प्रश्न दे दिया जो आप लोगों को छोड़ देना चाहिए था। स्कंद आवर्त यानी बेची गई वस्तु की लागत बटे औसत स्कंद, चालू अनुपात, चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, अम्ल परक, छोड़ो। ऐसे प्रश्नों को जो आप लोगों को खाली फंसाने के लिए दिया जाता है, ये छोड़ देना चाहिए। और ये देखो, फिर से एक और क्रोनोलॉजी पूछी गई है। किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रोनोलॉजी पूछी गई है कि भैया कौन सा होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है हमारी प्रस्तावना को शुरू करते हुए। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और 1960 का जो बेरूवारीवाद का मामला था, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि संविधान का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में इसको संविधान का पार्ट माना गया और कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद 3 साल बाद ही इसमें संशोधन करके कुछ शब्द जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। हाँ, 56 को देखते हैं। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायती राज बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर साल प्रश्न आता है। सीधे पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद
प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। तो देखो, अगर आप गांव के स्तर पे जो ग्राम प्रधान होता है, उसका जो मुखिया होता है ग्राम प्रधान, वो जो है कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, बाकी उसके जो बोर्ड मेंबर होते हैं वो भी चुने जाते हैं। लेकिन जैसे आप सेकंड और थर्ड लेवल पर आते हो, जिला और पंचायत समिति पे, तो सदस्यों का तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है आम जनता के द्वारा, लेकिन इसके जो मुखिया होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन यही सदस्य मिलकर करते हैं। तो भैया ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गलत है, अभी देखेंगे। फिर और आगे देखते हैं कि पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नहीं, इसके लिए आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। मतदाता हो सकता है 18 वर्ष का, नो डाउट, लेकिन चुनाव लड़ने के 21 वर्ष चाहिए। फिर कह रहा है पंचायती राज संस्थानों का चुनाव राज्य आयोग, मतलब राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बिल्कुल सही है, डी वाले स्टेटमेंट की कोई मतलब नहीं है। तो बी वाला भी गलत है, डी वाला भी हटाओ, सी वाला एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। एग मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो एग मार्क का मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं उसकी गुणवत्ता से संबंधित होता है, बिल्कुल सही। और एग मार्क का जो प्रमाण पत्र है, क्या ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया था, एफसीआई के द्वारा जारी किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि जी हाँ, आप देखोगे आगे कि अरे भाई बढ़ जा, कि एफसीआई के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उसके लिए एक अलग जो है कि प्रमाणन संस्था होती है, वो जारी करती है। कौन करता है? देखो, एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है और एगमार्क का प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत में कृषि उपज अधिनियम 1937 के तहत आता है कानूनी रूप से। वर्तमान में लगभग 222 कृषि वस्तुएं जो है कि एगमार्क के अंतर्गत शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में स्थित है और वर्तमान में उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए मानक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्या उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? फिर उत्तर प्रदेश को क्या 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखो, अपोजिट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? अपोजिट कर दिया गया है। अगर आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है। कैसे गलत है? व्याख्या देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया मेरे भाई, और इस प्रकार पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले और पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले और केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 जिले और बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। जबकि 9 आर्थिक क्षेत्र नहीं थे, बल्कि 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे, जो कि 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं यूपी के अंतर्गत। फिर यहां पे एक और अलग से प्रश्न आता है, यूपी स्पेशल है। देखो, यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल प्रश्न इस बार बिल्कुल नहीं था, लेकिन समीक्षा अधिकारी में करीब 10-12 प्रश्न थे, तो यूपी स्पेशल को इग्नोर करके आपको नहीं जाना है। प्रश्न पूछ रहा है, मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसे दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बना रखी है। भैया, हमने तांबा नहीं पढ़ा है, हमने तो पीतल पढ़ा था, पीतल नगरी इसे कहते हैं, तो तांबा नगरी कहां से हो गई? फिर मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र का उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज है। क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये पहला है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो हम कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल दूसरा सही है, क्योंकि मुरादाबाद को हमने पीतल उद्योग के नाम से जाना है, जहां पे पीतल के काम होते, चाहे पीतल के बर्तन हो, पीतल की मूर्तियां हो, कुछ भी हो, सब पीतल का होता है, तांबे का कुछ नहीं होता है। यहाँ पीतल की ढलाई और नक्काशी का काम आजादी से पहले हो रहा है, मतलब आजादी के पहले से ही हो रहा है। हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में, यानी उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया ये पहला जोन भी है, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा के द्वारा की जाती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। देखिए भैया, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, सिराज एक क्या है दोस्तों? एक शहर है जो मध्य एशिया, मतलब अरेबियन कंट्रीज जो आती, ईरान या इराक, ईरान का है शायद, वहां का एक शैक्षिक केंद्र है सिराज। तो उसी के नाम पे ये कह दिया गया कि ये भारत का सिराज, यानी कि एक ऐसा शहर जहां पे शिक्षा पद्धति पर ज्यादा बल दिया जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्रों के रूप में था। दोनों ही बातें सही कही गई हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, यानी बी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो
यहां पर देखो एक प्रश्न दे दिया है कि जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा का महान केंद्र भी था, लेकिन जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है, और इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा गया था, क्योंकि उसका जो भतीजा था या जो भाई था, एक तरीके से चचेरा भाई, उसका नाम था जौना खां। किसका नाम था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का था, और इसी जौना खां के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जो रॉकेट आप फेंकते हो ऊपर की ओर, तो नीचे जो धुआं निकलता है, उसी जो गैस निकलती है उसके प्रेशर से ही वो ऊपर जाता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है गति का संरक्षण नियम। गति का संरक्षण नियम यानी कि कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। क्या कहा जा रहा है कि रॉकेट गति का संरक्षण या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती है, यानी कि नीचे की ओर निकलती है, वो उसे ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। न्यूटन के दूसरे नियम के साथ न्यूटन के तीसरे नियम के संयोजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। तीसरा नियम क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन। गैसों ने एक्शन किया, रॉकेट ने रिएक्शन कर दिया ऊपर जाने का, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार एक या अधिक वस्तुओं पर के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो उस निकाय पर जो है कि कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। आ जाओ, अगला प्रश्न है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? इस पे ध्यान दिया करो। असत्य पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? देखो, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि पंजाब राज्य अब समाप्त हो गया। पंजाब राज्य समाप्त होने का मतलब अब वो अंग्रेजी राज्य में आ चुका है। तो भैया महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए, और दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई थी। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे पूछा जा रहा है असत्य, तो पहला और दूसरा तो सही है, क्योंकि जो महाराजा रणजीत सिंह जब मर गए थे तो दिलीप सिंह आते हैं, तो एक कमजोर शासक कहलाते हैं, और इनके समय में 2 युद्ध किए गए थे। अमृतसर की संधि भी हुई थी, एक लाहौर की संधि हुई थी, और अंग्रेजों ने इसे भी जो है कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यहां पर देखोगे कि विलियम हंटर के अनुसार 1846 में सबराओं की विजय ने लॉर्ड हॉर्डिंग को पंजाब को जीत लेने का अधिकार दिया, परंतु 1849 में गुजरात की विजय ने लॉर्ड डलहौजी को उस अधिकार को लागू करने पर बाध्य कर दिया, और 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा की गई कि अब पंजाब का राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रांत ब्रिटिश प्रांत के हिस्से बन गए, और इन्हें 50,000 पाउंड यानी कि लगभग 4-5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, और वहीं इनकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए, अब यहाँ पे एक बोर्ड के बारे में दिया, ये आपका रीजनिंग का सवाल है, आप लोग खुद करिएगा। फिर यहाँ पे आते हैं करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, जिसकी अब जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके के प्रश्न आप लोग पढ़ा करिए करंट अफेयर्स के, ठीक है। अब जैसे यहां पर एक प्रश्न देखिए, पुराना प्रश्न पूछ लिया गया कि इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा गया, बिल्कुल, और इसी पर मॉम वर्ड करके एक अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार और विद्या बालन की मूवी आई थी मॉम नाम से, तो बिल्कुल मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। दूसरा कि इसे नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। चलिए, दोनों ही यहां पर स्टेटमेंट आप देखोगे कि सही हो जाएंगे। यहां पर लिखा हुआ भी है कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको MOM यानी मॉम कह दिया गया था, जिसे अनौपचारिक रूप से मंगलयान के नाम से जाना जाता है, 24 सितंबर 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा है एक अंतरिक्षयान के रूप में। लेकिन सितंबर 2014 तक ये पहुंचा था, 6 महीने 7 महीने का समय लगा, लेकिन इसको जब लॉन्च किया गया था वो तिथि थी आपकी 5 नवंबर 2013, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन था, यानी भारत ने पृथ्वी के सिवाय किसी दूसरे ग्रह पर जो अध्ययन करने के लिए भेजा था वो ये था, मंगल मिशन। और हालांकि भारत पहला देश था जिसने पहले ही स्टेप में, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पे अपना लॉन्च कर दिया, सफल हो गया था, जबकि बाकी देश क्या कर रहे थे, बहुत पैसा खर्च करके 3-4 अटेम्प्ट कर चुके थे, फिर भी नहीं पहुंच पा रहे थे। आ जाइए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, हम लोग देखेंगे कि ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर ITC की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? देखो, पहले में कह रहा है
कि आईटीसी का मतलब होता है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुका है जीएसटी के तहत, तो वो आईटीसी का क्लेम कर सकता है अपना टैक्स रिटर्न करने के लिए। लेकिन यहां पर कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति नहीं होती है, तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट से संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। चलो देख लेते हैं। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएस के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही कह सकते हो क्या आप इसे। फिर आगे देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है या भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। अब जरा देखो यहां स्टेटमेंट पूछा क्या गया, हमने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। देखो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गलत पे फोकस करने को कह रहा है, तो गलत पे जब फोकस करने की बात आएगी तो आप देखोगे कि जो भारत का मूल अधिकार है वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर तो आधारित है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है? नहीं, जीवन का अधिकार होता है, इसमें मृत्यु का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है? बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ एकात्मकता के गुण हैं, जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकाल की अवस्थिति और ये सारी चीजें हैं, तो ये भी गलत। फिर भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। देखो मूलभूत अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता बशर्ते उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक आधारभूत ढांचा को आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो डी वाला भी गलत हो गया, अर्थात डी ऑप्शन होगा कि बी सी डी ये तीनों गलत हैं। व्याख्या मैंने बता दी है तो आप इसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 68 में हम लोग चलते हैं। यहां पे मिलान करने के लिए दे रहा है। अकादमी के नाम दिए हुए हैं और स्थापना वर्ष दिया हुआ है। अकादमी के नाम और स्थापना, जैसे राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, ये बहुत फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको लिखना है 1962 में ये स्थापित हुई थी। फिर ये आता है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात करते हैं तो ये 1963 में स्थापित हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की बात करते हैं तो ये आपकी 1986 में स्थापित हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या ये आपकी 1975 में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न 69 कह रहा है कि जिनमें से मतलब एक कथन कारण दिया हुआ है, संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो बिल्कुल हमसे कहा ही गया है कि भाई आर्टिकल नंबर 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब यहां पर देखोगे कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही होना चाहिए था, फिर ये गलत क्यों कह रहे हैं हम? अच्छा, यहां पे राज्य का मतलब इन्होंने राज्य ले लिया जो राज्यपाल के लिए कहा जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा कर सकता है। लेकिन राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जो आर्टिकल 154 के तहत होता है। इसीलिए पहला वाला तो सही था, दूसरा गलत था। जनरली जो है कि संविधान में राज्य का मतलब देश को भी माना जाता है, इसलिए जो है कि मैं वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है और यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। तो बताइए जरा कि क्या ये जाम्बिया और मोजाम्बिक, तो आई थिंक मोजाम्बिक की सीमा वहां पर नहीं आती है। ठीक है, आई थिंक मोजाम्बिक की सीमा वहां पर नहीं आती, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। देखो अफ्रीका का विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। लेकिन जाम्बिया तो है, मोजाम्बिक नहीं है। कौन सा देश है? जिम्बाब्वे है। और इनकी सीमा पर आता है। विश्व के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक स्थित है ये, और ये विश्व धरोहर के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका डायरेक्शन का, जो आपको करना है। फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। बिल्कुल भाई, कृषि में तो हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। इसे आप कोई लॉजिकल रीजनिंग लगा के भी आप सही कर सकते थे। फिर आगे कह रहा है कि भारत
के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन यहां और पहले स्टेटमेंट में कोई आपसी कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। डी ऑप्शन सही है कि एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ता भंडार के लिए प्रसिद्ध। बहुत फेमस प्रश्न है। राजस्थान आपका उत्तर सही हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं पे आप चांदी के भंडार को भी कैलकुलेट कर सकते हो कि चूना पत्थर, जिप्सम नामक और जस्ता वगैरह के भंडार के बारे में है। ये आप लोग पढ़ लेना वहीं से व्याख्या से। और क्वेश्चन नंबर 74 आपका मैथ से संबंधित है। 75 में आते हैं, गाजा पट्टी के बारे में बात करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का प्रश्न है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन की बात करते हैं। वर्तमान में आपको यूक्रेन और रसिया के वॉर से संबंधित चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। तो भैया ये दोनों से सीमा साझा करता है, क्योंकि गाजा पट्टी के दो हिस्से आते हैं। भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, देख लेना वहां पर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। यह शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है भैया। फिर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? नहीं जी। अक्सर जो है कि ऐसी इन्वेस्टर वाली चीज जो ग्लोबल स्तर पर इन्वेस्ट को आकर्षित कर रही है, ऐसी चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। तो पीएम मोदी जी होते हैं यहाँ पर। ये कॉमन सेंस लगा सकते थे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में दर्शनीय स्थल जो उत्तर प्रदेश के जिले से मैच करते हैं। देवी पाटन मंदिर, अगर श्रावस्ती को देखा जाए तो वैसे ये बलरामपुर के अंतर्गत आता है। चीनी मंदिर महोबा ठीक है। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर, और समसपुर पक्षी विहार अमेठी। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मिलान करने को दिया गया है। देखिए, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर मैंने बताया, चीनी मंदिर कुशीनगर बताया, बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर सही है, और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। तो ये जरा याद कर लेना ऐसी लोकेशन को। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एक बोर्ड, और इसके बारे में मैंने डायरेक्टली इस तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है पहले ही। भारत में बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। भाई कॉफी बोर्ड की अगर हम बात करें तो हैदराबाद नहीं होता, बल्कि बंगलुरु होता है। चाय बोर्ड कोलकाता बिल्कुल सही है, असम मत लगा देना, कोलकाता लगाना। मसाला बोर्ड कोच्चि सही है। रबर बोर्ड कोट्टायम सही है। एक प्रश्न दे रहा हूं इस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कि हल्दी बोर्ड की स्थापना भी हाल ही में की गई है, तेलंगाना में की गई है, कौन से शहर में की गई है, ये आप लोग बताओगे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कहते हो सर हमें नहीं पता चलता है पीवाईक्यू से कि कहां से प्रश्न पूछ रहा है। राजधानी याद कर सकते हो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट शहर की, जैसे कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तुम। चलो देखो, खार्तुम की बात करेंगे तो ये सूडान की राजधानी होती है। किगाली समझौता याद है आप लोगों को, एनवायरमेंट से संबंधित, रवांडा की राजधानी है। कंपाला कहाँ की राजधानी होगी? तो कंपाला आपके युगांडा की राजधानी होती है। और किंशासा कहाँ की राजधानी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी है। ये यहां पर भी आप देख सकते हो, बिल्कुल सही मिलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में कहा जा रहा है, जिन्हें यहाँ पे जिन्हें घाट कहा जाता है उसे उत्तर से दक्षिण क्रम में मिलाना है। उत्तर से दक्षिण क्रम, तो सबसे पहले आपका आता है थाल घाट, फिर उसके बाद आपका आता है पाल घाट, फिर उसके बाद आपका आता है, नहीं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट आता है दोस्तों। ये रहा, देखो थाल घाट हो गया, बस 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 बस, ये रहा थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, ये आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हो कि थाल घाट आपको महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, और मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। फिर भोर घाट आता है जो कि सह्याद्री में ही स्थित है, जो मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग को जोड़ता है। फिर पाल घाट आता है जो नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 है, जो कि स्वर्ण पदक विजेता है, जो कि क्रिकेट से मतलब उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है। तो ऐसे आप लोग जो है कि करंट से देख लो, स्पोर्ट्स जो आप लोग पढ़ते हो वहां से ना आके कहीं और से आते हैं ये प्रश्न। तो फिर कहते हो कि सर कौन कौन से स्पोर्ट्स हम लोग पढ़े। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है कि कितने लोग फ्रेंच बोलते हैं, कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो ये करंट मतलब रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग को करना है खुद। आ जाते हैं अब यहाँ पर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ रखा गया है। जैसे काला नमक चावल की बात करेंगे तो ये सिद्धार्थनगर से संबंधित हो जाएगा। देसी घी की बात करेंगे तो देसी घी औरैया से संबंधित हो जाएगा। आंवले की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ से संबंधित होगा। केले फाइबर की बात करेंगे तो केला फाइबर कुशीनगर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली लिस्ट को भी एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा। आ जाओ भैया, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि
तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। जरा पत्नी के नाम के बारे में अगर पता हो तो बताइए, मुझे तो याद नहीं है, देख लेते हैं। और नहीं, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक बार आप लोग कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि उनकी पत्नी का नाम क्या था। 85 नंबर पे आपको फिर मैच रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आ गया है। चलो 86 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न को जो है कि मिलान करने के लिए दिया गया है। जैसे आर्टिकल 26 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आता है जो प्रश्न। आर्टिकल 40 आपका पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आता है। आर्टिकल 40 पंचायती राज है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा प्रिंट मिस है। फिर आर्टिकल 239 की बात करेंगे। आर्टिकल 239, अब वही है ना कि यहाँ पे जो थोड़ा प्रश्न बाय मिस्टेक प्रिंटेड मिस्टेक है, देखते हैं इसको हम लोग। देखो 26 में धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 98 में संसद का सचिवालय है और 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। अब 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो भैया 31.2% ही आपको लगानी है अभी भी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पर्वत के बारे में दिया हुआ है, जैसे एंडीज, अल्ताई, आल्प्स और अपलेशियन पर्वत। अगर आपने अपलेशियन पर्वत का नाम सुना होगा कि नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत पाया जाता है ये, लेकिन ये किधर मिलता है, ये नॉर्थ अमेरिका के कुछ इस साइड में मिलता है। जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से अमेरिका का मैं पार्ट बनाता हूँ, तो ये वाला एरिया जो है कि अपलेशियन पर्वत से होता है और इधर होता है अटलांटिक सागर, जबकि यहाँ पे होता है रॉकी पर्वत, ठीक है। ये अपलेशियन हो गया। फिर इसके बाद एंडीज पर्वतमाला कहाँ मिलेगी, ये दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत मिलती है। आल्प्स पर्वत की बात करेंगे तो ये यूरोप में मिलती है जहां से राइन नदी निकलती है। अल्ताई कहाँ मिलेगा, तिब्बत के ऊपर मिलता है, चाइना में। तो ये हो गया आपका मिलान। देख लो यहाँ पर वही चीज जो मैंने बताई कि एंडीज दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका में मिलता है। यहाँ पे रीजनिंग दी हुई है, फिर आपको करना है कोडिंग के साथ दी हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी क्या, ये पूछा जा रहा है। जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे देखोगे तो जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे क्या। देखोगे तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे ना, ये लैंड होल्डर सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए यहां पर देखोगे कि दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते, दोनों अंग्रेजी संरक्षण के लिए ही काम कर रहे थे एक तरीके से। 91 भी आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 92 पे आप देखोगे उस समय का करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन के बारे में कि 2 अक्टूबर 2023 आयोजन भारत सरकार। तो ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आप लोग एक आइडिया ले सकते हो। फिर यहाँ पे नरगिस मोहम्मदी 2023 का नोबल शांति प्राइज। तो आप लोगों को क्या याद करना है कि इस समय जो नोबल प्राइज दिया गया 2024 का, इसको आप लोग को पता रखना है कि भैया किसको किसको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी देखिए करंट अफेयर से संबंधित है ये वाला प्रश्न भी कि आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया, ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। अब ये करंट अफेयर से संबंधित हो गया, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो भी महत्वपूर्ण मेले या आयोजन किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि ताकि वो प्रश्न आपके सामने आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 95 जो लोक कला का मिलान करने के लिए आ रहा है, जैसे आप देखोगे मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार की है दोस्तों, मधुबनी कहाँ की है, बिहार की है। और लेपाक्षी की बात करेंगे तो लेपाक्षी एक मंदिर भी है आंध्र प्रदेश में। पट्टचित्र की बात करेंगे तो ये आपका ओडिशा हो जाएगा। और वर्ली की बात करेंगे तो वर्ली आपका महाराष्ट्र की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, महाराष्ट्र की। फिर से सुन लीजिए, मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वर्ली आपकी महाराष्ट्र की हो जाएगी। ये चित्रकारी है। यहां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें आवृत्ति के बढ़ते कार्यक्रम में व्यवस्थित करिए। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। जैसे जो रेडियो तरंग होती है, आवृत्त तरंग होती है, तो ये अगर आप देखोगे तो इस तरीके से सबसे पहले एक्स किरणें हो जाएंगी, फिर दृश्य किरणें, फिर अवरक्त, फिर रेडियो तरंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभी ये देखिए प्रश्न एक ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है इसी में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में व्यवस्था, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और ये वाराणसी में हुई थथी। संगीत नाटक अकादमी की बात कर रहे हैं तो ना तो ये पहला सही है, नहीं दूसरा, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कहाँ पे हुई है, लखनऊ में हुई है। और कब हुई है, 1963 में हुई है। कब हुई है दोस्त, 1963 में हुई है।
और लखनऊ में हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्रश्न है आपका, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। ठीक है। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना से चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित हुई हैं। बिल्कुल, और इसी कारण से ये दक्षिण भारत में अब धीरे धीरे चीनी उद्योग शिफ्ट हो रहा है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और चीनी उद्योग को क्यों कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित था प्रारंभिक अवस्थी में? क्योंकि सबसे पहले जो प्रतापपुर की चीनी मिल थी, जो आपके देवरिया में थी, वो सबसे पहले भारत में स्थापित हुई थी, इसलिए यूपी के अंतर्गत इसकी बात की जा रही है। मैं तो इस पीडीएफ से ही परेशान हो जा रहा हूं। देखो यहाँ पे लिख रहा है दोनों स्टेटमेंट से कि चीनी उद्योग प्रारंभ से ही उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के देवरिया के प्रतापपुर में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938 लाया था। अगला प्रश्न, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्या होता है? तो भैया कमेंट करिएगा। जीन गॉटमैन ने किया है। अब आते हैं एक गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन के ऊपर। ऐसे गुप्त काल में भी होते थे, चोल साम्राज्य में होते थे, मौर्य काल में होते थे। तो सबसे पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर वीथि और फिर ग्राम। ठीक है। भुक्ति, विषय, विषय के जो अध्यक्ष होते थे या प्रशासक होते थे उसको विषयपति कहा जाता था। उसी तरीके से ग्रामपति कहा जाता था। हालांकि आप देखोगे भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम के नाम से इनकी जो है कि सामाजिक संरचना जो प्रशासन की थी वो विभाजित थी। अब एक और प्रश्न देखिए, अनुसूची 6 से ही 5 से समाहित हो गया। अनुसूची 5 अर्थात कि 5th शेड्यूल के बारे में, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको जो है कि उतनी ताकत नहीं मिलती है जितने 6th शेड्यूल के अंतर्गत एडीसी को मिलती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। जबकि ये जनजातीय सलाहकार परिषद है तो इसको उतनी ताकत नहीं दी जाती जितनी 6 वाले को होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हो कि अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में दोनों कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित भी करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में, क्या वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? बिल्कुल सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। बिल्कुल, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन ये राज्य के लिए एक आदर्श निर्मित करते हैं। तो दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। देखो एक और प्रश्न आया हुआ है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र कहलगांव की बात करेंगे, जो मैं आपसे कह रहा था इससे पहले जो ऑयल रिफाइनरीज में मैंने कहा था, तो कहलगांव आपका बिहार में हो गया। फिर खरगोन की बात करेंगे तो खरगोन आपका एमपी में हो जाएगा। कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में, कुडकी आपका कर्नाटक में हो जाएगा। कुडकी आपका कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोयले के संदर्भ में भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। बिल्कुल, और भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। बिल्कुल, हालांकि सबसे अधिक अगर आप भंडार की बात करोगे तो रानीगंज में पाए जाते हैं, और रानीगंज कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे राज्य, मतलब ये इनके जैसे राज्य हैं, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि भारत दुनिया में कोयले का अग्रणी उत्पादक राज्य है। हालांकि उत्पादक देश है जिसमें चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया आदि आते हैं। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और भंडार अग्रणी में ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में रानीगंज सबसे फेमस होता है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए हैं, और दिवस याद होगा कि यूपी पीसीएस ने इस बार भी खूब दबा के पूछे ढंग से। विश्व जनसंख्या दिवस की बात कर रहा है दोस्तों, 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस की बात कर रहा है। विश्व ओजोन दिवस की बात कर रहा है जो कि 16 सितंबर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है जो आपका 7 अप्रैल हो जाएगा। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च हो जाएगा। और ये प्रश्न अप्रैल वाला ही रिपीटेड था। अगर ये प्रश्न किया होता तो सही हो जाता। यूपी पीसीएस में एक प्रश्न स्वास्थ्य वाला जो पूछा गया था। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा जा रहा है एक प्रश्न। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की बात करेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। बिल्कुल, आप कुछ इस तरीके से देखोगे तो यहां पर जो है कि ग्रेट बैरियर रीफ की संरचना कुछ देखने को मिलती है यहां पे। तो ये कौन सा एरिया हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। और इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो इतना नहीं है, 2500 नहीं, बल्कि इसकी लंबाई 19,000 किलोमीटर से अधिक है। कितनी? 19,000 किलोमीटर से अधिक है। फिर यदि गत दिवसीय रीजनिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 108 पे देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। मिनीमाता रोग का कारण, बहुत बेसिक प्रश्न है यार ये तो। मिनीमाता रोग का कारण क्या होता है भैया? मरकरी प्रदूषित जल होता है। मरकरी जो कि जापान से संबंधित एक बीमारी है, मतलब जापान में सबसे पहले खोजी गई थी इस बीमारी के बारे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110। क्या कह रहा है कि ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल, इलास्टिसिटी वाला। क्या? फिर कह रहा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है, क्योंकि रबर की अपेक्षा स्टील ज्यादा जो है कि इलास्टिक और ठोस होती है, मजबूत होती है। ठीक है, तो यहां देखोगे रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है। इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ होता है, क्योंकि जब विरूपण बल हटा लिया जाता है तो इस्पात रबर की तुलना में ज्यादा तीव्रता से अपने मूल रूप में लौटता है। बहुत तेजी से जो है कि अपने मूल रूप में लौट जाता है इस्पात। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में ब्रिटिश काल निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो भैया बहुत फेमस प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। फिर उसके बाद लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1881 से रेगुलर होने लगी थी। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, लिटन नहीं था यार, रिपन था। हाँ, देखो पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के समय में हुई थी, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 साल पर जो है कि जनगणना प्रारंभ हो चुकी थी। तो यहाँ पे लिटन नहीं रहेगा, रिपन रहेगा। अगला प्रश्न देखो, G20 का करंट अफेयर से पूछ लिया प्रतिभागी देश और सही सुमेलित कौन सा है? जैसे अर्जेंटीना से अल्बार्डो फर्नांडीज हो गए, कनाडा से जस्टिन ट्रूडो हो गए, ऑस्ट्रेलिया से एंथनी अल्बनीज हो गए, ब्राजील से जोको विडोडो हो गए। तो ये गलत है, जोको विडोडो इंडोनेशिया से थे मेरे दोस्त। ठीक है, इंडोनेशिया से थे। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में बात कर रहा है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। गलत, क्योंकि किसी प्रकार के जानवर हो, चाहे वो वन्यजीव हो चाहे वो पालतू जानवर हो, केवल वन्यजीव मतलब जंगली जानवरों के लिए प्रदान करेगा नहीं। स्टेटमेंट गलत है, कॉमन सेंस लगा के सही कर सकते हो। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण नहीं, जो पालतू हाथी हैं अगर उनका शोषण हो रहा है तो क्या उनके ऊपर संरक्षण नहीं होगा? गलत बात है, ये भी कॉमन सेंस लगा के आप लगा सकते थे। डी वाला स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, सभी के साथ रहेगा। ठीक है, पालतुओं के साथ भी रहेगा। फिर अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स आ रहा है, मतलब रीजनिंग था। क्वेश्चन नंबर 115 देख लेते हैं कि 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्रम बताना है। तो जो घटता जनसंख्या घनत्व है, तो भाई सबसे अधिक तो बिहार में आता है 1106, फिर पश्चिम बंगाल 1028, फिर केरल 860, फिर उत्तर प्रदेश 829 होता है। जबकि उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में सबसे अधिक जनघनत्व होता है। जौनपुर है कि गोरखपुर है कि देवरिया है? कमेंट करके बता देना एक बार। जो प्रश्न पूछ लेता हूं मैं आपसे वो बता दिया करो, ताकि आप लोगों को पता रहना चाहिए। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में लिखवाया था कि इसकी मेजबानी इंदौर शहर कर रहा है। बिल्कुल सही, और इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आज भी मुझे ये प्रश्न याद है। अगला प्रश्न आप देखोगे, पूछ रहा है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। लैक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। आ जाओ भैया, एक एक करके अगर हम इसको सेट करते हैं तो जो आयु की सहमति, एज ऑफ कंसेंट जिसे कहा जाता था, 1891 में आया। बंगाल मतलब भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। फिर बंगाल टेनेसी अधिनियम ये आता है आपका 1885 में, और लैक्स लोकी अधिनियम 1850 में आता है। इस तरीके से 1 2 3 4 ये पूरा क्रम सही बैठ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, हमें इस पे क्या देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चलो यहां देख लेते हैं
कि एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल फादर ऑफ इकोनॉमी इनको कहा जाता है। जेएम कीन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, बिल्कुल सही है। गुन्नार मेडल एशियन ड्रामा लिखते हैं, बिल्कुल सही। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, बिल्कुल नहीं, ये पुस्तक जो है कि इनकी नहीं है, ये पुस्तक डेविड रिकॉर्डो की पुस्तक है। यहाँ देखो डेविड रिकॉर्डो की पुस्तक के बारे में, इसके बारे में लिखा जा रहा है। फिर आता है मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में, बहुत अच्छी प्रश्न है ये। मिरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में, इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन भी दिया गया है। तो दोनों ही बातें यहां पर ये सही हो जाएंगी। ठीक है, दोनों बातें यहां पे सही रहेंगी। आप पढ़ भी सकते हो कि मिरात सिकंदरी लेखक सिकंदर इब्न मोहम्मद है और यह पुस्तक गुजरात के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इसमें महमूद बेगड़ा के राज्य के सुख समृद्धि का वर्णन, व्यापार वाणिज्य की उन्नति समृद्धि का कारण रही है, जो राज्य के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित आवाजाही के कारण संभव करती है। फिर अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। बेल्लारी है, चिकमंगलूर है, सिमोगा है, श्रीकाकुलम है, कौन सा नहीं है? तो आप देखोगे श्रीकाकुलम नहीं है। कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? श्रीकाकुलम नहीं है, क्योंकि मैग्नीज के लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सामान्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जैसे वेल्लारी हो गया, सिमोगा, तुमकुर, चिकमंगलूर, धारवाड़, बीजापुर, चीतलदुर्ग। लेकिन श्रीकाकुलम ये आंध्र प्रदेश का मैग्नीज उत्पादक स्थल है, जैसे विशाखापट्टनम, विजयनगर और गुंटूर होते हैं। तो आपका जो श्रीकाकुलम है ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में देखोगे तो कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा ही नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया, बताइए भाई कौन सा नहीं है? तो सीरिया नहीं है। सीरिया अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सीरिया क्या होता है? अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सीरिया को दक्षिण पश्चिम एशियाई देश माना जाता है, वह अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है ही नहीं। जबकि अरब प्रायद्वीप में सऊदी अरब, ओमान, यमन, कुवैत, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात पूर्णतः और इराक और जॉर्डन के दक्षिण हिस्से ही मुख्य रूप से अरब प्रायद्वीप में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 122 जो है ये आपके चंद्र मिशन 3 के बारे में करंट अफेयर्स पूछा गया है, लेकिन आपको याद रख लेना है अब चंद्रयान 4 और 5 इनके बारे में जो नए मिशन की तैयारी हो रही है इसके बारे में याद कर लेना करंट अफेयर्स के रूप में। फिर यहाँ पे एक बैंक की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक कब स्थापित हुए थे, तो ये हम लोग यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी बैंक की स्थापना इतना याद नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को याद करना जरूरी नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को तो मैं छोड़ के आता हूँ। इलाहाबाद 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कमर्शियल बैंक 1881, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874। क्योंकि ऐसा फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस बार यूपी पीसीएस 2024 के प्रश्न में ऐसे कई सारे प्रश्न थे जिसको सॉल्व करने का मतलब था कि गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सलाह दी थी कि अगर पेपर टफ आएगा तो 115-20 तक रहना, लेकिन कई लोगों ने 150 तक भी किए और 135 प्लस किए, 140 प्लस किए, और उसका नुकसान उन्हें हुआ कि सर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने कितने किए थे? मात्र 116 प्रश्न किए थे, क्योंकि पेपर का जब लेवल देख लिया कि भाई इस लेवल का पेपर है कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब सिंगल वर्ड का है, वो प्रश्न अगर आप यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपका गलत होने की संभावना बढ़ेगी, और वही बात हुई। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देने में भलाई होती है। एमपीडा की बात करें, एमपीडा की स्थापना 1972 में हुई थी, बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय कोलकाता में होता है? नहीं, क्योंकि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण होता है, तो यह सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा गुजरात में। नहीं, इसका मुख्यालय मेरे दोस्त यहां पे दिया हुआ है, एमपीडा का नई दिल्ली में है, टोक्यो में है, न्यूयॉर्क में व्यापार संवर्धन कार्यालय है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारतीय समुद्री भोजन प्रमुख आयातक देश हैं। 125 में फिर से यहाँ पे कुछ मिलान देने कह रहा है। अच्छा, योजनाओं के बारे में दिया गया, ठीक है, योजनाओं के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरू हुई, मुस्कान स्कीम 2021 में, मिशन इंद्रधनुष 2014 में जो कि बैंक से संबंधित थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ से संबंधित है जो 2018 में शुरू की गई है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट सही कि कौन सा है, ये दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। गुर्दे की पथरी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत कॉमन प्रश्न है कि गुर्दे की पथरी का मतलब जो किडनी स्टोन होती है वो किससे बनती है? तो भैया ये बनती है ऑक्जिलेट के क्रिस्टलीकरण से बनती है। ठीक है, ऑक्जिलेट के क्रिस्टलीकरण से बनती है। व्याख्या देख लेते हैं
कि गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है, जिसमें रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करना यह गुर्दे का काम होता है। शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप से बाहर निकालना, शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा गुर्दा जल की निश्चित मात्रा बनाए रखना और कुछ पोषक तत्वों के अधिशेष भाग जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना होता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है लाल मिट्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 128 है। देख लेते हैं क्या दे रहा है लाल मिट्टी में, कि लाल मिट्टी में आमतौर पे नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये पढ़ लिया, पहला कहाँ गया? पहला दे रहा है कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। तो दोनों सही है, लेकिन सामान्यतः इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। व्याख्या पढ़ लो यहाँ पे कि लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखती है और महीन कणों वाली लाल और पीली मृदा अनुर्वर होती है। सामान्यतः इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी भी होती है। इसका विस्तार तमिलनाडु में सबसे अधिक होता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिल जाता है। यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 129 प्रश्न की बात करेंगे। क्या दिया है कि प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर, देखिए रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न करता है। तो आप देखोगे इसका जो प्रकाश पुंज होता है ना वो सामान्यतः लाल रंग का होता है। रूबी लेजर लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न करता है। जो रूबी लेजर होता है ना वो लाल प्रकाश को उत्पन्न करता है। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर पहली बार 1960 में ह्यूजेस रिसर्च लेबोरेटरीज में भौतिक विज्ञानी थियोडर एच मेनन के द्वारा विकसित किया गया। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज उत्पन्न किया था, न कि नीले प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ है, मुझे लगता है 1995-96 या 2003-04 के आसपास यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, वहां का ये प्रश्न रिपीट कर दिया गया है। आ जाओ यहाँ पर 130 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है कि हॉर्नबिल पर्व, संगाई पर्व, राजहंस पर्व, हेमिस पर्व। जरा जल्दी जल्दी बता दो तो कमेंट करके। हेमिस पर्व आपका कहाँ होगा? लद्दाख में हो जाएगा। हॉर्नबिल कहाँ पे होगा? नागालैंड में हो जाएगा। संगाई मणिपुर में, राजहंस आंध्र प्रदेश में। देखते हैं सही है, वैसे तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है कि हॉर्नबिल नागालैंड, संगाई मणिपुर, राजहंस आंध्र प्रदेश, हेमिस लद्दाख में होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि यूरोप के किस देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रॉटरडम, ज़ाग्रेब, ज्यूरिख। अगर इसकी आप बात करोगे तो आप देखोगे कि रॉटरडम और ज्यूरिख नहीं। पूछा क्या है कि कौन से यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? रॉटरडम तो दोस्तों बंदरगाह है ना, नीदरलैंड का बंदरगाह है, तो ये राजधानी थोड़े है। ठीक है, ये राजधानी नहीं है। देखोगे रॉटरडम और ज्यूरिख किसी यूरोपीय देश की राजधानी नहीं है, क्योंकि रॉटरडम जो है नीदरलैंड का एक व्यापारिक बंदरगाह है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा नगर है, जबकि रीगा लातविया देश की राजधानी और ज़ाग्रेब क्रोएशिया की राजधानी है। अब यहाँ पे एक और कृषि के बारे में पूछा जा रहा है।